हेलो गाइस, पीसीएस हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में मैं आपको समानता का अधिकार 14 से 18, उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ये कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो आज हम कंप्लीट करेंगे आर्टिकल 23, 24, हो सकता है तो हम जो धर्म की स्वतंत्रता है हम उसको भी कंप्लीट करते हैं आज। तो वीडियो के अंत तक बने रहना। देखते हैं मानव दुर्व्यापार एवं बलात्कार श्रम का निषेध। तो ये इसमें जो बात कही गई है आप देखते हैं। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध कराए गए हैं। हमारा संविधान ये नागरिक और गैर नागरिक दोनों को उपलब्ध कराए गए हैं। यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा प्रदान करता है। साथ में मानव दुर्व्यापार में शामिल जो पॉइंट हैं ये वाली बात भी इसमें लिखी गई है। पुरुष महिला बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। साथ में आप महिलाओं बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार एवं वेश्यावृत्ति में शामिल नहीं कर सकते हैं। देवदासी प्रथा या दास प्रथा का कोई भी रूप इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। जैसे प्राचीन काल में आपने देखा होगा देवदासी प्रथा वगैरह, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं, ये प्रतिबंधित हैं। इस तरह से कृत्यों को रोकने के लिए संसद में अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956 बनाया गया। अगर कोई भी व्यक्ति ज़बरदस्ती ये काम कराता है तो ये अनैतिक रूप से संसद से बाकायदा एक एक्ट पारित हुआ 1956 में। फिर उसके बाद में एक एक्ट ये भी पारित हुआ बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976। ये वाली बात इसमें कही गई है। लेकिन आपने देखा होगा अनुच्छेद 23 में बेगार के अलावा जो बलात्कार श्रम की बात कही गई है ना। बेगारी के साथ साथ जो बलात्कार श्रम है, ज़बरदस्ती किसी पे अगर हम श्रम कराते हैं वो भी इसका ये भी प्रतिबंध है। किसी से हम ज़बरदस्ती श्रम नहीं करा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य कराते हैं तो उसके लिए दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है ना, जिसको हम बंधुआ मजदूरी बोलते हैं। बलात्कार श्रम में केवल शारीरिक अथवा जो कानूनी ज़बरदस्ती कार्य कराने वाली जो परिस्थिति बनती है या कोई कार्य कराता है उससे, तो ये भी इसमें शामिल है। आर्थिक परिस्थितियों से अगर उत्पन्न कोई बाध्यता, जैसे कोई व्यक्ति न्यूनतम मजदूरी पर किसी से काम कराता है और उसकी मजदूरी का जो वेजेस है वो ज़्यादा है और उसको वो पैसे कम देता है, तो ये भी क्या है, प्रतिबंधित है। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, ये वाली बात इसमें कही है। जैसे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था को निरसन करते हुए 1976 में एक एक्ट लाया गया। 1948 में एक एक्ट आया न्यूनतम मजदूरी वाला। ठेका श्रमिक अधिनियम आया 1970 वाला और समान परिश्रमिक अधिनियम 1976 बनाया गया। तो ये कुछ एक्ट बनाए गए थे, इसको आप नोट कर लेना जो मैंने बोला है। ऐसी इस ये जो आर्टिकल 23 है इसमें एक अपवाद है, उस अपवाद को भी आप नोट डाउन कर लेना। जैसे राज्य कोई अनुमति प्रदान करता है ना। जैसे किसी व्यक्ति को सेना में कोई सेवा देनी हो या फिर सामाजिक रूप से कोई सेवा देनी हो उसे, वो उसको छूट देता है। लेकिन राज्य इसमें बाध्य नहीं है कि उसको वो वेतन दे या कोई पैसे दे, वो अपनी तरफ से ये काम कर सकता है। लेकिन हाँ, ये संविधान ये ज़रूर कहता है कि किसी के साथ असमानता का व्यवहार नहीं होगा, अनइक्वलिटी नहीं हो सकती है। जैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। कोई व्यक्ति अगर सेना में या फिर सामाजिक रूप से सोशल वर्कर के रूप में काम करता है, उसके साथ क्या है, भेदभाव नहीं होगा। ऐसे ही उसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध है। जिस भी किसी व्यक्ति की अगर जैसे फैक्ट्री है ना, कल कारखाने हैं, उसके लिए अगर छोटे बच्चों को हम काम पे रखते हैं तो ये क्या है, प्रतिबंधित है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, बालकों को कार्य करने के लिए किसी कारखाने या अन्य जगहों पर काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति अगर उसको बोलता है बच्चों को काम कराने के लिए या अपनी फैक्ट्री में रखता है तो ये प्रतिबंधित है, उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो सकती है। और उसके लिए एक अधिनियम के तहत एक एक्ट बना, एक्ट के साथ उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, वो इसमें सम्मिलित हैं। जैसे बाल श्रम अधिनियम 1986 बनाया गया, ये एब्सोल्यूट है, ये मानना ही पड़ेगा, आत्यांतिक है, ये अपवाद के रूप में नहीं है ये।
इसको मानना ही पड़ेगा हमें। तो इसमें जैसे कुछ और उसमें एक्ट बने, इसमें मैं आपको नोट करा दे रहा हूँ। जैसे कि सबसे पहले आपका जो 1946-86 वाला तो आपको याद रखना ही रखना है। साथ में जैसे बालक नियोजन अधिनियम 1938 बना है ना, बालक अधिनियम 1938 बना। फिर उसके बाद में कारखाना अधिनियम 1948 बना। उसके बाद में खान अधिनियम 1952 बना। वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम 1958 बना। फिर उसके बाद में बागान श्रम वाला बना 1951 में। मोटर परिवहन कर्मकार अधिनियम 1951 बना, ये भी 51 था, ये भी 51 है ना। फिर उसके बाद में प्रशिक्षु जो ट्रेनिंग वाला है 1961 वाला बना, 1961 वाला बना ट्रेनिंग वाला। इसी प्रकार कुछ अन्य अधिनियम निश्चित आयु से कम लोगों के लिए कि मतलब जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनके लिए प्रतिबंधित करता है कुछ ये एक्ट के माध्यम से। और 1966 में सुप्रीम कोर्ट ने बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की स्थापना की और निर्देश दिए, राज्य को निर्देश दिए, और जो कल कारखाने या फैक्ट्री हैं, बालकों को नियोजित करने वाले के द्वारा अगर कोई व्यक्ति रखता है तो उसके लिए 20,000 रुपये जमा कराने का प्रावधान दिया गया है। इसने बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण में भी सुधार के लिए निर्देश दिए। बच्चों को नहीं रख सकते हैं और उन्होंने एक कोष बनाया, उस कोष के तहत बच्चों की परवरिश के लिए ये चीज़ें आप कर सकते हैं। और बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 में अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग भी बनाया, राज्य आयोग भी बनाया, इसकी स्थापना की। उसके साथ अपराधों, बालकों के विरुद्ध अपराध या बालक के अधिकारों के उल्लंघन को शीघ्र रूप से विचार करने के लिए अधिनियमित किया है। ये वाली बात इसमें आर्टिकल में कही गई है। और 2006 में एक चीज़ और लागू की गई कि जितने भी होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, 2006 में ये वाली बात कही कि सरकार ने बच्चों के घरेलू नौकरों के रूप में काम करने पर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर, होटल है, रेस्टोरेंट है, दुकान है, कारखाने हैं, रिसोर्ट है, स्पा है, चाय की दुकान है, इसमें जो भी व्यक्ति अगर काम कराता है तो उस पर रोक लगा दी। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं कर सकते हैं। अगर कोई नियोजित करता है, अगर उस बच्चों को रखता है तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई होगी। और एक्ट मैंने आपको बता ही दिया। सन 2016 में बाल श्रम संशोधन अधिनियम बनाया है ना, और बाल श्रम संशोधन अधिनियम 1916 को ही 86 में कन्वर्ट कर दिया। 1986 में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, कुछ इसमें प्रावधान जोड़ दिए। और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों, प्रक्रियाओं और रोजगार निषिद्ध कर दिए। जो पहले 18 व्यवसाय थे और 65 यूनिट्स, 65 प्रक्रियाएँ थीं जो प्रोसेस थी, है ना, उनको भी लागू कर दिया। पुनः संशोधन करके किशोर जो 14 से 18 वर्ष की आयु के खतरनाक जो व्यवसाय हैं उन पर रोक लगा दी। संशोधन अधिनियम उल्लंघन करने वालों के लिए कड़े दंड की कार्रवाई कर दी। साथ में उनको 6 माह से लेकर 2 वर्ष तक उनको दंडात्मक कार्रवाई होगी उनके साथ, मतलब उनको जेल में रहना पड़ेगा, और 20,000 से लेकर 50,000 तक जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति फिर भी नहीं मान रहा है, अगर दोबारा उस चीज़ को अगर दोहराता है तो उसको 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक की सज़ा उसको एक्सटेंड कर दी। ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं आर्टिकल 24 में। फिर उसके बाद में आप बात करेंगे राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से 28 तक इसमें आता है। इसमें क्या कहा गया है आप देखेंगे। सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण करने व प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है ये हमारा आर्टिकल 25। कोई व्यक्ति कहीं भी आ जा सकता है, धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म की आस्था को ग्रहण कर सकता है, वो उसके लिए स्वतंत्र है, और प्रचार भी कर सकता है अपने धर्म का, ये राइट देता है आर्टिकल 25। यह अधिकार राज्य को अनुमति देता है कि वह धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक या लौकिक क्रियाकलाप का विनियमित और निर्बंधन कर सकते हैं। मतलब रेगुलेट भी कर सकता है और उस पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। सामाजिक कल्याण व सुधार के लिए सार्वजनिक प्रकार की हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोले गए हैं। ये नागरिक तथा गैर नागरिक दोनों को प्राप्त ये अधिकार हैं, है ना। फिर उसके बाद में आप देखेंगे कृपाण धारण करने का जो सिखों को
दिया गया है राइट, ये उनका एक क्या बोलते हैं कि अंग समझा जाएगा उसका। आर्टिकल 25 सब क्लॉज खाक हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध जैन सिख तीनों लोग शामिल हैं। आर्टिकल 26 क्या कहता है, अब देखेंगे आगे नेक्स्ट। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की मतलब मैनेजमेंट करने की जो स्वतंत्रता दी गई है इसमें धार्मिक कार्यों की। प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। जैसे धार्मिक प्रयोजनों के लिए मतलब जो प्रोग्राम करते हैं उन संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है। पोषण का उनको खाने पीने का भी अधिकार दिया गया है, किस तरीके से वो व्यवस्था कर सकते हैं। अपने धर्म विषय के कार्यों को प्रबंध करने का अधिकार, धर्म के जो विषय हैं उन पर कैसे काम किया जाएगा, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, ये राइट भी इसमें नोट डाउन है। जंगम स्थावर संपत्ति के अर्जन, मतलब जंगम स्थावर का मतलब मूवेबल एंड इनमूवेबल, चल अचल संपत्ति जिसको बोलते हैं हम, इसका अर्जन का भी अधिकार है। विधि के अनुसार ऐसी संपत्ति के प्रशासन का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव का भी उसको राइट्स दिया गया है। आर्टिकल 27 नेक्स्ट देखेंगे। अब 27 में क्या बात कही है, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता। इसमें टैक्स नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जो ड्यूटी है, जो शुल्क है, वो लगा सकते हैं। किसी व्यक्ति को ऐसे करों को संदाय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा जिनके आगम किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए कहा गया है। कर लगाने का निषेध करता है, लेकिन शुल्क लगाने का निषेध नहीं है, प्रतिबंध नहीं है इसमें। आर्टिकल 28 देखेंगे। धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति होने से स्वतंत्रता। राज्य निधि से पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, ये वाली बात कही है इसमें। अपवाद के रूप में 28 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है, यदि कोई शिक्षण संस्था किसी धर्म के साथ या किसी ट्रस्ट के साथ न्यास के अधीन स्थापित हुई है तो इसके तहत क्या होगा, उसमें धार्मिक शिक्षा देना अनिवार्य है, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। अगर वो किसी धर्म के द्वारा संस्था डाली गई है या फिर किसी ट्रस्ट के माध्यम से डाली गई है तो वहाँ पे क्या है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। आर्टिकल 28 का सब क्लॉज 3 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को ऐसी शिक्षण संस्थाओं में भाग लेने या उसमें जाने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये वाली बात इसमें कही गई है 28 में। अब 29 और 29 के बाद 30 दोनों आर्टिकलों को हम एक साथ देखेंगे, फिर ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 29 में कहा है। आर्टिकल 30 में शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन के करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। तो ये हमेशा क्वेश्चन पूछा गया है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। जैसे अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण की बात की है 29 में, और अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है जो एडमिनिस्ट्रेटिव से रिलेटेड बात की गई है वो 30 में की गई है। कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है क्रॉस करने के लिए, हम लोग मिलाने के लिए। जैसे आर्टिकल 17 पूछा जाता है अस्पृश्यता का, है ना। उपाधियों का अंत 18 पूछ लिया जाता है, 19 पूछ लिया जाता है, 21 पूछ लिया जाता है ना। कभी कभी 29 और 30 भी पूछ लिया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, इनका अंतर भी याद रखेंगे। इसमें हितों का संरक्षण की बात की गई है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव प्रशासन की बात की गई है 30 में। 29 में क्या है, यह उपबंध करता है कि भारत किसी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी विशेष भाषा या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार है। इसे राज्य द्वारा पोषित किसी संस्था में प्रवेश से किसी व्यक्ति के धर्म, जाति, वंश, मूल भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा। वो कोई भी धर्म मान सकता है, ये उसको ये छूट है। आर्टिकल 30 शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। सभी अल्पसंख्यक वर्ग को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों और प्रशासन करने का पूर्ण अधिकार होगा। राज्य आर्थिक सहायता से अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित है उसमें विभेद नहीं करेगा। ये वाली बात इसमें कही गई है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है, और आपको पता है 31 तो निश्चित कर दिया था। फिर उसके बाद में आर्टिकल 32 हम इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे आगे। एक छोटा सा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।